हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 की तैयारी हिंदी मीडियम से। इस वीडियो के थ्रू हम लोग कवर करेंगे 24 और 25 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से, उन सबको देखेंगे। मुझे उम्मीद है आप पीछे के सभी वीडियोज़ को आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं। देखिए, रिवाइज करिए और अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। और इट्स नॉट फॉर यूपीएससी, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्टेट पीएससी। लाइक अगर आप बिहार, एमपी, राजस्थान, इस तरह के यूपी, इस तरह के स्टेट्स में अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का भी, तो उसमें भी हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं, आज के सारे पॉइंट्स देखते हैं। तो आज के ये सारे पॉइंट्स हैं। तटीय अपर्दन क्या है, जैव अर्थव्यवस्था, मंकी पॉक्स अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित, प्रवासी राजा तितलियां आधिकारिक तौर पर लुप्त प्राय घोषित, भारत द्वारा संयुक्त थिएटर कमांड का गठन। ये सारे पॉइंट्स, ये पांचों पॉइंट्स आज के रिगार्डिंग देखते हैं इन्हें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य, पहला है तटीय अपर्दन। क्या होता है ये? तो कॉन्टेक्स्ट इसका है कि पृथ्वी विज्ञान जो मंत्रालय है MOES के अनुसार भारत के समुद्र तट का 34% हिस्सा कटाव या अपर्दन के अधीन है। पश्चिम बंगाल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहां इसके तट का 60.5% हिस्सा कटाव की वजह से खतरे में है। तो इसको लेके चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसको समझते हैं क्या है इसका परिभाषा। अगर समझे, तटीय अपर्दन, कोस्टल इरोजन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्थानिक समुद्र स्तर में वृद्धि, प्रबल लहरों का प्रभाव और तटीय बाढ़ जो तटों के साथ चट्टानों, मिट्टी या रेत को अपने साथ बहा ले जाती है। प्रक्रिया है कि तटीय अपर्दन की 4 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: ये संक्षारण, अपघर्षण, जलीय अभिक्रियाएं और सन्निघर्षण है। एजेंसी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र 1990 से तट रेखाओं की निगरानी कर रहा है। तटीय अपर्दन का प्रभाव, जैव विविधता और आवास का विनाश, उपजाऊ भूमि की हानि और पर्यटन में भी जो है पर्यटन की हानि। तो ये इसका प्रभाव हो गया। शमन, ये क्या है? तटीय अपर्दन संरचनाएं जैसे समुद्र को रोकने की दीवार, सी वॉल्स, पुश्ता दीवारी, भित्ति, श्रेणी या कक्ष और तरंग रोध अल्पावधि में अपर्दन को कम कर सकता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने संपूर्ण तटरेखा के लिए तटीय सुभेद्यता सूचकांक मानचित्रों का एक एटलस तैयार और प्रकाशित किया गया है। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना या तटीय प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम जो है इष्टतम उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र तटीय संसाधनों और पर्यावरण सहित CZM के क्षेत्र पर शोध करता है। तो ये कुछ इससे संबंधित संस्थाएं होंगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, कोस्टल इरोजन एंड वेदरिंग प्रोसेसेस, रिमेंबर वेदरिंग एंड इरोजन डू द मोस्ट डैमेज एट द वीकेस्ट पॉइंट। वेदरिंग also help to weaken rocks making them more susceptible erosion। तो ऐसे होता है कट के सब एरियल, इसको समझ सकते हो, पूरा प्रोसेस है कैसे होता है। तो फिर ये लगा देते हैं यहाँ पे, ऐसे सॉल्यूशन इसका है, ये कैसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट है जैव अर्थव्यवस्था। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की है। परिभाषा FAO के अनुसार जैव अर्थव्यवस्था एक सतत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के उद्देश्य से जैविक संसाधनों का उत्पादन और उपयोग संरक्षण है। उद्देश्य की बात करें तो इसका अंतिम उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से बचना और जैव विविधता को बढ़ावा। उदाहरण, बायोप्लास्टिक, जैव ईंधन, बायोडिग्रेडेबल कपड़े, बायोमास, ऊर्जा के लिए, प्राकृतिक खेती, भोजन के लिए आदि। रिपोर्ट के निष्कर्ष की बात करें तो भारत में जैव अर्थव्यवस्था का आकार 80 अरब अमेरिकी डॉलर है। भारत की पहल जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन 2016, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, उद्योग प्लस बायोफार्मा में स्वदेशी निर्माण के लिए अकादमी, बायो इनक्यूबेटर्स, स्टार्टअप, बायो क्लस्टर जैसे NCR, बेंगलोर, पुणे आदि, इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति। तो देख सकते हैं, ग्रीन इकोनॉमी, इम्प्रूव ह्यूमन वेल बींग एंड सोशल इक्विटी, रिड्यूस इन्वायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल जो है स्कैरसिटीज। ये सारा पॉइंट्स आप देख सकते हैं, इसमें उसी से रिलेटेड है, इसको समझ लेना आप।
अगला ये चर्चा में मंकी पॉक्स अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है। PHEIC पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न वैश्विक स्वास्थ्य निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला उच्चतम स्तर का अलर्ट है। मंकी पॉक्स से पहले केवल पोलियो और सार्स CoV-2 को PHEIC घोषित किया गया था। तो व्हाट मेक्स अ PHEIC पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न? तो पहला कि द वायरस इज अ पब्लिक हेल्थ रिस्क टू अदर स्टेट्स थ्रू द इंटरनेशनल स्प्रेड्स। ये सारे होनी चाहिए। इट कुड रिक्वायर अ कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, द सिचुएशन इज सीरियस, अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड, तब जाके डिसीजन लिया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। द डिसीजन टू डिक्लेयर PHEIC इज अ मेड बाय द WHO's डायरेक्टर जनरल एंड कमिटीज ऑफ एक्सपर्ट्स। अगला है प्रवासी राजा तितलियां आधिकारिक तौर पर लुप्त प्राय घोषित। हाल ही में प्रवासी राजा तितलियों को आधिकारिक तौर पर लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के संरक्षण संघ के अनुसार इसके लिए पर्यावरण विनाश और जलवायु परिवर्तन सबसे बड़े योगदान करता है। राजा या मोनार्क तितली की सबसे अधिक पहचानी जाने वाली प्रजाति महत्वपूर्ण परागण करता है। यह प्रजाति वैश्विक खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने जैसे कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं। ये तितली एक अनूठी जीवन शैली का पालन करती हैं। वे साल में 2 बार अमेरिकी महाद्वीप की लंबाई और चौड़ाई को पार करती हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से प्राप्त मधु पर दावत देती हैं, लेकिन वे केवल एक विशेष पौधे मिल्कवीड में प्रजनन करते हैं। तो यही है, इसको लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया है। भारत द्वारा संयुक्त थिएटर कमांड का गठन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड ज्वाइंट थिएटर कमांड्स की स्थापना की घोषणा की है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा उपकरणों के आयातकों से एक निर्यातक के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्वाइंट थिएटर कमांड के बारे में, एक एकीकृत या संयुक्त थिएटर कमांड के तहत भौगोलिक थिएटरों क्षेत्रों के लिए जो सामरिक और सुरक्षा संबंधी चिंता का विषय कमांडर के अधीन तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान की परिकल्पना की गई है। इस तरह के बल का कमांडर अपने नियंत्रण में सभी संसाधनों सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना से निर्बाध प्रभावकारिता के साथ उपयोग करने में सक्षम होगा। एकीकृत थिएटर कमांड व्यक्तिगत सेवाओं के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। तीनों सेनाओं के एकीकरण और एकता में से संसाधनों के दोहराव से बचा सकेगा। प्रत्येक सेवा के तहत उपलब्ध संसाधन अन्य सेवाओं के लिए भी उपलब्ध होंगे। रक्षा प्रतिष्ठान में एकता को मजबूत करते हुए सेवाओं को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। शेक्तकर समिति ने 3 एकीकृत थिएटर कमांड उत्तरी चीन सीमा के लिए, पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के लिए और दक्षिणी समुद्री भूमिका बनाने के लिए सिफारिश की है। ये प्रपोज्ड थिएटर कमांड सिस्टम है, 3 कमांड सिस्टम देख सकते हो। CCS, RM, CDS, DMA, सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ऑपरेशनल डायरेक्टिव पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी। तो ये ऐसे किया गया है इसमें। इसको आप देख लेना एक बार, ये सारी चीज़ें क्या क्या होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे बेसिकली 24 और 25 जुलाई दोनों दिन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे द हिंदू से, उन सभी को हम लोगों ने कवर किए। अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPSC या स्टेट PSC का, तो बहुत यूज़फुल कंटेंट मैं बना रहा हूँ। आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह जुड़ सकते हैं। जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और इसी तरह के डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड करते रहूँगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।